भेजे थे सर। हाँ भेजे थे। चलिए राम राम। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मंडे को क्यूज ना हो सका था, ठीक ना, इसके लिए आप लोग से क्षमा चाहते हैं, ठीक ना। और बिना समय गंवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए एग्ज़ाम चलेसा से, उस पर होमवर्क मिलेगा। और डेली क्या क्या होता है सुन लीजिए। स्पीडी जीके ब्रह्मस्थ है मेरे पास, लेकिन आप लोग के पास नॉर्मल भी है तो उससे भी काम चल जाएगा। और साइंस हो गया, साइंस से 2 पेज रहता है साइंस स्पीडी से। और उसके बाद हर दिन जो है ना, जैसे मंगलवार है तो आज होगा इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक, ये सारा रहता है। और आप लोग जुड़िए, पूरा लूसेंट ख़त्म करेंगे, पूरा स्पीडी साइंस ख़त्म करेंगे, पूरा स्पीडी जीके ख़त्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। एक बार बोल दीजिए हर हर महादेव, सिया रामचंद्र की जय। चलिए स्टार्ट करें। हाँ चलिए आप आ जाते हैं तो फिर चलिए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? हाँ, ओरेस्टेड महोदय ने। किसने खोजा था? ओरेस्टेड महोदय ने। किसने खोजा था? ओरेस्टेड महोदय ने। किसने खोजा था? ओरेस्टेड महोदय ने। बताइएगा, आलू एक प्रकार का क्या है? तना। आलू क्या है? अदरक क्या है? आलू है तना, अदरक क्या है? तना। चलिए अच्छा एक बात और बताइएगा, बता दीजिए, हाँ, लीची का कौन सा भाग खाते हैं? एरिल। एरिल एरिल। आम का मध्य फल वृत्ति, पपीता का मध्य फल वृत्ति, ठीक ना। तब तक हम आगे बढ़ते, कुछ काम दे दिए बैठा बैठा तुम लोग को। चलिए बताइए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? लैंड स्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर। चलिए आगे, वहाँ दे दिए हैं खोजने के लिए ना, ध्यान से सुनो। बताओ, मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितना होगा? श्रव्य 20 से 20,000। और श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 है से कम। खोजने के लिए दे रही है ना, रखो, ठीक ना। और प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितना होगा? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। चलिए बताइएगा, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। और काली मिट्टी के लिए कौन सा क्षेत्र? महाराष्ट्र का, ठीक ना। दक्कन प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हुआ, ये सब क्षेत्र में जो है ना काली मिट्टी अधिक पाया जाता है। चलिए, जो खाते हैं वही होता है। चलिए आगे बढ़िए। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी क्या होता है? एडवोकेट जनरल। ये भैया आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, एडवोकेट जनरल का चर्चा किस अनुच्छेद में है? एडवोकेट जनरल का चर्चा किस अनुच्छेद में? इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में, बताइएगा। विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितने साल का अंतर है? 136 साल का अंतर है। तो फटाक से बोल दिए, विक्रम संवत कब और शक संवत कब? हाँ, शक संवत 78 है। अब विक्रम संवत, हाँ नहीं, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। कंफर्म है? हाँ बताइएगा। कनिष्क जब राजा बना था, कनिष्क राजा कब बना था? 78 ईस्वी में। तो कौन सा संवत चलाया था? हाँ, शक संवत चलाया था, ठीक ना। और उज्जैन का एक शासक था,
जो कि शक पे विजय प्राप्त किया था। किस पे विजय प्राप्त किया था? शक पे। शक पर विजय पाने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत चलाया था। बात समझे? ओके ना? चलिए, अच्छा एक बात बताइए, शक संवत हो गया, विक्रम संवत हो गया, देख भी लीजिए, ठीक ना। उसके बाद आता है 319 ईस्वी में के राजा बना था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम। अब कौन सा संवत चलाया था? गुप्त संवत। कौन सा? गुप्त संवत कब हो गया? 319। अच्छा एक बात बताइए, दिमाग में आ रहा है, हिजरी संवत कब स्टार्ट हुआ था? 622 कन्फर्म हुआ है? देख लीजिए तो तनिका, देख लीजिए खोज के। अच्छा एक और बात आता है, इलाही संवत कब स्टार्ट हुआ था? 1583। ये भैया आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा हो, हिजरी संवत कब स्टार्ट हुआ था? कौन सा संवत? हिजरी संवत कब स्टार्ट हुआ था? इसका जवाब कमेंट में प्लीज़ दे दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुआ था? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुआ था? 1999 में। 1999। 1999। के लिए हम थोड़ा सा नोटंकी करें। चलिए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999। बताइएगा अकबरनामा की रचना किसने किया है? अबुल फजल। किसने? अबुल फजल। किसने? बताइएगा पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब, राइट आंसर है पश्चिम से पूरब। अच्छा बताइएगा हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुरकुमा लोंगा। कुरकुमा लोंगा। हल्दी का वैज्ञानिक नाम कुरकुमा लोंगा। बताइएगा छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? हाँ 18 से 20 फीट। कितना होती है? 18 से। चलिए बताइएगा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। बताइएगा कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ और ऐसे वहाँ ऑर्गेनोलॉजी है, यहाँ ओंकोलॉजी लिख रहे हैं। ओंकोलॉजी, हाँ चलिए ये भी चलता है। ओंकोलॉजी, कैंसर का अध्ययन क्या है? ओंकोलॉजी। ए भैया आप लोग कमेंट में तरीका जवाब चिपका दीजिएगा, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक ना, आप लोग थोड़ा जब आपको कमेंट हुआ तरीका जो है ना चिपका दीजिएगा ना भैया तरीका, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984। 3 दिसंबर 1984 में। अच्छा ये भी बता दीजिए ना तनिका, कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? अच्छा मिथाइल आइसोसाइनाइड। अच्छा बताइएगा मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। अच्छा बताइएगा आप लोग आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था? हाँ 1943 में। 1943 में क्या हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का, ठीक ना, सेनापति बना था सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में। 1942 में किया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने? रास बिहारी बोस के नेतृत्व में, बैंकॉक सम्मेलन के तहत। लेकिन आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन? कैप्टन मोहन सिंह। किसके मन में? कैप्टन मोहन सिंह, ठीक ना। अच्छा एक और बात दिमाग में कचरा काट रहा है, 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन हुआ था सूरत में। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी बोस। कौन किया था? इस 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था कोई जान रहे हैं? हाँ नरम दर और गरम दर अलग हो गया था। नरम दर और गरम दर क्या हो गया था? अलग। अब फिर दोनों में जो मिलन हुआ था, वो कब हुआ था जानते हैं? हाँ 1916 में दोनों मिल गया था, दोनों 1916 में। अच्छा एक बात बताइए 1916 में किस अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ में। हाँ अच्छा लखनऊ अधिवेशन है। उसका मतलब तनिक अध्यक्षता कौन किया था? अंबिकाचलम मजूमदार। कौन किया था? अच्छा एक बात बताइएगा, हाँ लखनऊ को कौन सा शहर कहा जाता है? अच्छा नवाबों की नगरी किसे, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है?
लखनऊ को। अच्छा प्रिंस जी, तो बताइएगा कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर चीनी के लिए। हाँ, चीनी के लिए। चीनी उद्योग, जूता, कानपुर का जूता जो है फेमस है, ठीक ना। अच्छा एक बात बताइएगा, हैं आप लोग के लिए फेमस, अच्छा इत्र के लिए जो ना यूपी का कौन सा शहर फेमस है? भैया कम यूपी वाले आपके पास अगर मेरा वीडियो जाए तो ज़रूर बताइएगा। और यूपी में इत्र के लिए कौन सा शहर फेमस है, प्लीज़ आप लोग कमेंट में चिपका दीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, चलिए। हाँ 1916 हो गया ना, कौन? अंबिकाचरम मजूमदार। अच्छा एक बात बताइएगा, 1916 के बाद आता है 1917। अच्छा 1917 की कांग्रेस की अध्यक्षता कौन क्या था? अच्छा ये अधिवेशन हुआ कहाँ था 1917 में? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता के 1917 की अध्यक्षता क्या था? कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो क्या था, वो प्रथम महिला कांग्रेस का अध्यक्ष, प्रथम महिला कांग्रेस का अध्यक्ष है। अच्छा 1917 में 8 जोड़िएगा तो कोई जानते हैं कितना होता है? जानते हैं 25 होता है। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू। अरे वाह रे वाह, ये सब बहुत जानता है भाई, पीछे हटने दो। हाँ 1925 में 8 जोड़ो तो कितना होता है? 1933। हाँ 1933 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता नेल्ली है। अब और पीछे हटने दो, नेल्ली सेन गुप्ता। तो अभी तक में कांग्रेस की 3 महिला अध्यक्ष हुए। कितने महिला अध्यक्ष हुए? 3। 1917, 1925, 1933, ठीक ना। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नल्ली सेन गुप्ता। आप लोग बहुत तेज हो गए हो, हमको आप लोग के करीब नहीं रहना है, नहीं तो ऐसे ही हवा में उड़ा दीजिएगा। बताइएगा कुनेन जो है ना किस वृक्ष से प्राप्त करते हैं? सिंकोना। किससे? अच्छा और एक बात दिमाग में मेरा कच्चा काट रहा है कि कुनेन की जो छाल होता है उससे किस चीज़ का दवा बनाया जाता है? हाँ सिंकोना की छाल, कुनेन, ठीक ना। कुनेन प्राप्त होता है सिंकोना की छाल से। अच्छा एक बात हम दिमाग में आ रहा है, मलेरिया की दवा किससे प्राप्त होता है? अच्छा कमेंट में जवाब दीजिएगा भैया, मलेरिया बता, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कुनेन से जो है ना किसकी दवा बनाया जाता है, प्लीज़ था जवाब दे दीजिएगा, ठीक ना। आगे हम बढ़ते हैं, बताइएगा सिख धर्म का संस्थापक कौन है? गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। चलिए गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में। कब हुआ था? 1469 में। कहाँ हुआ था? तरवंडी में। और इसकी मृत्यु हुआ था 1539 में। 1539, ठीक ना। मृत्यु कब हुआ था? 1539 में। अब पिताजी का नाम कोई जाने हैं? कालजू। और इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? करतारपुर साहिब, करतारपुर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बताइएगा आप लोग हैजा किसके कारण होता है? हाँ जीवाणु। गांव में फेमस है हैजा। बताइएगा राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितना? 35 वर्ष। अच्छा किस अनुच्छेद राष्ट्रपति के बनने की उम्र जो है ना न्यूनतम उम्र 35 साल है, ठीक ना। किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 58। अच्छा राष्ट्रपति के बनने की अधिकतम उम्र कितना है? 65 साल शायद। इसकी बनने की अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है, बस राष्ट्रपति बनने की अधिकतम उम्र की कोई सीमा। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा एक और बात बताइए हम लोग, राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र कितना है? 35। अच्छा कितना है? 35 साल। अच्छा राष्ट्रपति हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र कितना है? 30। हाँ 30 ना। देख भाइयों देखो 25 साल। मेरा विनोद पलट गया, ठीक ना। 25 साल कितना? क्या कि लोग सब बात समझे, 25 साल कितना है? 25 साल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक ना। चलिए अच्छा एक और बात मैं दिमाग में काट रहा है, ठीक ना, उसको भी कचा निकाल लेते हैं, ठीक ना।
बोलिए जरा। आज एक पंचायत का अगर हमको मुखिया बनना है, ठीक ना, तो हमारा उम्र कितना होना चाहिए? न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, अधिकतम उम्र अधिकतम 75 साल। कन्फर्म है? इधर नियम बना है क्या? नहीं, ऐसा तो हमको नहीं लगता। अगर इधर हाल फिलहाल में कोई संशोधन हो गया होगा तो नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यानी कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 21 साल। 21 साल। अच्छा, और यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, धीरे धीरे रिकॉल हो रहा है। बताइएगा, हमको वोट देने की उम्र कितना है? 18 वर्ष। अब कुछ इससे संबंधित संविधान संशोधन है ना, बताइएगा तो कौन? हाँ 21 साल से वोट देने की उम्र 28 साल किया गया था। कमेंट में चिपका दीजिएगा तो मेरे 20 सिपाहियों, किस अनुच्छेद के तहत मतदान देने की उम्र 28 साल किया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत? आप लोग मेरे बहादुरों कमेंट में चिपका दीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, पुराणों की कुल संख्या कितना है? 18। अच्छा, ये पुराण की रचना किस काल में हुआ है? वर्तमान जो पुराण है किस काल में हुआ है? गुप्त काल में हुआ। याद रखिएगा, किस काल में हुआ है? गुप्त काल में। अच्छा बताइए, जादू टोना जो है ना, अथर्ववेद में है। अरे तुरी का। अच्छा एक बात बताइए, अथर्ववेद में जादू टोना किस वेद में है? ये SI 1717 का प्रश्न है जो मेरे मुख अग्नि से निकलेगा, ठीक ना, मुखाग्नि से निकलेगा। ये अथर्ववेद में है। जादू टोना किस वेद में है? अच्छा एक बात, अथर्ववेद पाठ, अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। क्या कहते हैं? ब्रह्मा। क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसे आगे हम बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा के दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों को नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी। और क्या कहते हैं, 1000 खम्बा मंदिर अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना। बाजार नियंत्रण को सख्ती से लागू किया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और क्या कहते हैं, अगर व्यापारी सब सामान को कम वजन तौल देता था, उसके बदले में उसका शरीर का मांस काट लिया जाता था। उस समय टैक्स कितना था पता है? 50%। टैक्स कितना कर दिया था? 50%। 50% सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, ब्लू बुक जो है ना, किस देश की सरकारी रिपोर्ट है? ब्रिटेन का। अच्छा, कहाँ का है? ब्रिटेन का। कहाँ का है? ब्रिटेन का। कहाँ का है? ब्रिटेन का। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए, बॉक्साइट जो है ना, किसका एक्स है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का है। बताइएगा, सबसे हल्की तरल धातु क्या है? सबसे हल्की तरल धातु क्या है? पारा। कौन है? पारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, दूर स्थित वस्तु की ऊंचाई किससे मापते हैं? सेक्सटेंट से। क्वेश्चन 2-3 तरीका से पूछता है। बोलेगा मीनार की ऊंचाई किससे मापते हैं? ये भी आ जाएगा सेक्सटेंट से, ठीक ना। मीनार की ऊंचाई किससे मापते हैं? बताइए। अच्छा बताइए, दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस। दिया सलाई में लाल फास्फोरस। बताइएगा, मैग्नेटाइट किसका एक्स है? लोहा का। किसका है? लोहा का। बताइएगा, सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा। कौन है? हीरा। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? हीरा है। बताइएगा, धातु की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किस तकनीक से कहते हैं? धातु की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किस तकनीक से कहते हैं? होगा, राम जाने। यहाँ लगाए थे, खींचने होता है बढ़िया से। चलिए कोई नहीं, सब एक्स किरण है। नहीं, एक्स किरण है। क्या होगा? एक्स किरण। बताइएगा, USA का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। बताइएगा, सूक्ष्म बर्फ किसे कहा जाता है? हाँ, सूक्ष्म बर्फ को किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, ठीक ना। बताइएगा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया है? सुभाष चंद्र। वांडीवास युद्ध कब हुआ था?
1760 में हुआ। वांडीवास का युद्ध 1760 में। बताइएगा सरदार पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? नाडियाल गुजरात। कहाँ हुआ था? नाडियाल गुजरात। बताइए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर। कहाँ है? कोयम्बटूर। बताइएगा विष्णुपद मंदिर का निर्माण किस नदी के किनारे हुआ है? विष्णुपद मंदिर का निर्माण किस नदी के किनारे है? फाल्गु नदी के किनारे हुआ है। और किसने किया था? रानी अहिल्याबाई। किसने निर्माण कराया था? रानी अहिल्याबाई। ठीक ना। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है? पोलोनियम। कौन है? पोलोनियम। मानव निर्मित प्रथम तत्व है पोलोनियम। बताइएगा ईरान की गुप्तचर संस्था क्या है? सवाक। क्या है? सवाक। ईरान की गुप्तचर संस्था क्या है? सवाक है। बताइएगा चलैया समिति का संबंध किससे है? आयकर से। किससे है? आयकर से। किससे है? हाँ, आयकर से। बताइएगा गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया को वाल्केनीकरण। क्या कहते हैं? वाल्केनीकरण। क्या कहते हैं? वाल्केनीकरण। बताइएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1940 को। 9 दिसंबर 1940 को। इसी दिन सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बहुत अच्छा जवाब। अगर इस जवाब का कमेंट में जवाब आप लोग कल नहीं दीजिएगा तो परसों जो है ना बहुत खतरनाक बात बोलेंगे। कल ही बहुत खतरनाक बात बोलेंगे। ठीक ना। सचिदानंद सिन्हा बिहार के किस जिले से रहने वाला है? सचिदानंद सिन्हा बिहार के किस जिले का रहने वाला है? ठीक ना। इसका जवाब कल कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर नहीं दिए तो समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल का नेता कौन है? कमलापति त्रिपाठी। कौन है? कमलापति त्रिपाठी। बताइएगा समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेटकॉप। किसे कहा जाता है? मेटकॉप। और एक क्वेश्चन बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। कब आया था? 1878 में। बताइएगा यहूदियों की पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सिनेगॉग। ठीक ना। डुरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ये हो गया आपका स्पीडी ब्रह्मस्त्र का सुपरा साप। एक पेज। ठीक ना। कब से स्टार्ट हुआ? आरआरबी कलकत्ता 14/12/2008। कल जो होमवर्क है ना भैया ये है आरआरबी अजमेर 22/2/2009। आप लोग देख लीजिएगा, याद करें। डाटा छोड़ देना है, डाटा क्योंकि लूसेंट से हो ही रहा है। चलिए दीजिए साइंस दीजिए 115। हाँ अब होगा मॉडल सेट साइंस से 115 से लेके 120 तक 6 सेट मॉडल सेट होता है साइंस से। हाँ सब। चलिए हाँ बताइए दूध का पीएच मान 6.4। बताइएगा दूध गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण? केरोटीन के कारण। अच्छा। बताइए तो दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? केसिन। क्या कौन सा विटामिन पाया जाता है? केसिन। और बताइए और एक बात दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। नहीं आप लोग बहुत जानते हैं, पीछे भाव आप लोग के पास नहीं रहेंगे हम। केसिन बनाना है इसमें है। हम बोलबे नहीं करेंगे। नहीं बोलेंगे, मैं बेइज्जती हो जाता है। पता है दूध का शुद्धता मापते हैं किससे? लैक्टोमीटर से। अच्छा एक कंपटीशन से हट से हम क्वेश्चन कंपटीशन से हट जाते हैं था ऐसे नॉलेज के लिए। वो पक्षी कौन सा है जो दूध और पानी को अलग कर देता है? हंस। कौन है? हंस। पता नहीं लोग कहते हैं जो हंस ऐसा कहता है जो है ना दूध को जो है ना दूध और पानी को अलग कर देता है। बताइएगा BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गिमेक्सिन। क्या है? गिमेक्सिन। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गिमेक्सिन। क्या है? गिमेक्सिन। क्या है? गिमेक्सिन। अच्छा एक बात बताइए आप लोग पेंसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। पेंसिलिन क्या है?
एंटीबायोटिक। अच्छा एक बात बताइए, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अच्छा हाँ, फ्लेमिंग ने किया था। तो जो फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक का खोज किया था, ठीक ना, वो किससे किया था? हाँ, कवक से। किससे किया था? कवक से। लेकिन वर्तमान समय में जो है ना, एंटीबायोटिक कौन सी से बनता है? जीवाणु से। जीवाणु से, प्रेजेंट में जीवाणु, हाँ, बैक्टीरिया से। अच्छा बताइए, अंडे में प्रोटीन पाया जाता है किस भाग में? उजले वाला भाग में। किस में पाया जाता है? उजला वाला में। बताइएगा, रासायनिक दृष्टि से वाटर गिलास क्या है? सोडियम सिलिकेट। क्या है? सोडियम सिलिकेट है। बताइएगा, दर्द निवारक दवाइयाँ कहलाती है? एनाल्जेसिक। क्या है? एनाल्जेसिक। क्या है? एनाल्जेसिक। बताइएगा, यहाँ ये दिया है, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को, ठीक ना। बताइएगा, अंडाणु का निषेचन होता है, अंडाणु का कहाँ? हाँ, फ्लोपियन ट्यूब में, फ्लोपियन ट्यूब में, फ्लोपियन ट्यूब में, ठीक ना। बताइएगा, कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्ह को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट। किससे? सिल्वर नाइट्रेट से। किससे? सिल्वर नाइट्रेट से। बताइएगा, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किसकी बनी होती है? सेलोफेन जो है ना, किसकी बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट। किसकी बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट। किसकी बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट। बताइएगा, चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयोग करते हैं? बोन ब्लैक। बोन ब्लैक। अच्छा, कितना अच्छा नाम है, बोन ब्लैक। इसका हिंदी नाम है हड्डी चारको, ठीक ना। बताइएगा, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है? वसा को। किसको? वसा को। बताइएगा, दूध में पाए जाने वाली शर्करा का है? लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। बताइएगा, श्यानता का एसआई मात्रक क्या है? पॉइज। क्या है? पॉइज। बताइएगा आप लोग, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी के लिए किया जाता है? 40 डिग्री से 39 से। अल्कोहल का न्यूनतम तापमान कितना होता है? -39 डिग्री। -39 डिग्री, ठीक ना। सॉरी, यहाँ गलत है ये हाँ, अल्कोहल होता है -115, पारा होता है -39। यहाँ स्पीडी गलत दिया है, ठीक ना। चलिए, किसी पदार्थ को ध्यान से सुन लीजिए भैया, पारा का न्यूनतम तापमान होता है -39 डिग्री और अल्कोहल का न्यूनतम तापमान होता है -115 डिग्री। बताइएगा, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव होगा? किस? आयतन बढ़ेगा और द्रव्यमान नियत रहेगा। बताइएगा, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है? प्रत्यस्थता, माध्यम की प्रत्यस्थता और घनत्व पर। प्रत्यस्थता और घनत्व पे। प्रत्यस्थता और घनत्व पे। बताइएगा, CO2 गैस जो है ना, कैसा है? CO2 गैस कैसा है? अम्लीय। CO2 गैस क्या है? अम्लीय है। बताइए, CO गैस क्या है? उदासीन। CO गैस क्या है? उदासीन। बताइएगा, दिया सलाई में कौन फास्फोरस? लाल फास्फोरस। दिया सलाई में लाल फास्फोरस। अरे, कीटाणुनाशक रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कीटाणुनाशक, व्यंजक चूर्ण। किसका? व्यंजक चूर्ण। बताइएगा, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से, क्योंकि वहाँ HCl का स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। बताइएगा, ऑटोमोबाइल में के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है किस सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत पर। किसके? पास्कल के सिद्धांत पे। बताइए, प्रतिवर्ती क्रिया का संचलन केंद्र क्या है? मेरुदंड। प्रतिवर्ती क्रिया का संचलन केंद्र क्या है? मेरुदंड। बताइएगा, सोना को घोला जा सकता है किस में? सोना को घोला जा सकता है किस में? सल्फ्यूरिक, हाँ ठीक बोल रहे हैं, एकदम बोलिए। हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण, ठीक ना। यानी HCl, सॉरी HNO3 और नाइट्रेट।
बताइएगा कुनेन प्राप्त होता है किससे? सिनकोना की छाल से। कुनेन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। बताइएगा मॉर्फिन और हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? अफीम। क्या है? अफीम। बताइएगा तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। किससे प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से। चाय में क्या पाया जाता है? थीन। चाय में थीन। और कॉफ़ी में कैफीन। कॉफ़ी में आई एम राइट, हम सही थे। तक हुआ हाँ, तो यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल लिख दिया है ना। सोना को घोला जाता है नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। यहाँ गलत लिख दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक ना। सोने को घोला जाता है किसमें? HCl और HCl और HNO3 में, ठीक ना। HCl और HNO3 में। सुनिए पहले आप गांव में जे या हर जगह जो घूमता है, ठीक ना, जो सोना चांदी साफ करवा लीजिए, ठीक ना, तो वो ऐसे मतलब आप दीजिएगा साफ़ करने के लिए। कभी कभी बोलेगा हम आइए माता जी आइए फ्री में साफ़ कर देंगे, और एक आध कहानी निकाल देगा उसमें दे देगा साफ़ करने के लिए, फुलने के लिए, ठीक ना। और आप सिर्फ बोल दीजिएगा कि पनिया दे दीजिए बस। हाँ, यहाँ पे जो दुकान है वो नाप के देगा, नाप के देगा। कौन? यहाँ दुकान सब में अच्छा चांदी दीजिएगा ना, तो नाप के जितना था उतने आपको घुमा के देगा। अच्छा पहले और चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बोलें क्या, आप सुने कुछ और, बस समझे। समाधहीनता का विषय आ गया यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो लोग क्या कहता है, घुलने दे दिया और इस पानी को फिर जाकर जो है ना, इसमें कुछ मात्रा आ गया, 50 घर में गया तो कुछ ना कुछ उसको प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। बताइए तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है क्या? निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन। बताइए चांदी के चम्मच को काला कर देता है कौन? ओजोन गैस। कौन करता है? ओजोन गैस। बताइएगा टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक कितना? 3000 डिग्री सेल्सियस। और हीरा का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा इस्पात की कठोरता निर्भर करता है किस पे? इस्पात की कठोरता निर्भर करता है किस पे? उसमें जो कार्बन मिला होता है उस पे, ठीक ना। बताइएगा भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा क्या है? बायोफाइटा। क्या है? बायोफाइटा। मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या है? जीरोफाइटा। चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या होता है? लिथोफाइटा। और गोबर पर उगने वाला कवक को क्या कहते हैं? केप्रोफिल। क्या कहते हैं? केप्रोफिल। क्या कहते हैं? केप्रोफिल। बताइए वृक्ष की छालों पर उगने वाला कवक को क्या कहते हैं? हाँ, कॉर्टिकोल्स। क्या कहते हैं? कॉर्टिकोल्स। सबसे बड़ा बीजांड क्या है? साइकस। क्या है? साइकस। क्या है? साइकस। बताइएगा पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? रेडॉन। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? रेडॉन। बताइएगा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? आर्गन। क्या है? कौन नहीं पाया जाता है? रेडॉन नहीं पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? आर्गन। कौन पाया जाता है? आर्गन। पता है अक्रिय गैस की खोज किसने किया है? रेमजे। किसने किया है? रेमजे। किसने किया है? रेमजे। बताइएगा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। बताइएगा एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बताइएगा बताइएगा वायु दाब मापी का गिरना, बैरोमीटर का अचानक गिरना किसका सूचना है? आंधी तूफान का। किसका? आंधी तूफान का। बताइएगा दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है, ठीक ना। चलिए पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े का टुकड़ा पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। बताइए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। बताइएगा तलिक चालक बना होता है किसका? तलिक तांबा का। किसका बना होता है? तांबा का। बताइएगा घड़ी में जो चाबी दिया जाता है उसमें कौन सा ऊर्जा संचित होता है? संचित ऊर्जा। कौन सा? हाँ सॉरी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना।
बताइएगा जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। बताइएगा जी पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0। बताइएगा माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। पानी दो तो। हाँ बताइए पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ए भैया ये तो आप लोग जानते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 फटाक से मार देते हैं। सूर्य का पलायन वेग बताइए तो? अरे वाह 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। अच्छा इतना तो जानते। एक और बता दीजिए चंद्रमा का पलायन वेग। भागने दो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। अभी लोग से भागने दो, जाने दो। ये लोग बहुत खतरनाक प्राणी है। नहीं बहुत खतरनाक प्राणी है ये सब का कोई भरोसा नहीं। बताइए ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन? नरेंद्र सिंह कपानी। अभी इसको जो है ना पद्म विभूषण मिला था। ठीक ना, नरेंद्र सिंह कपानी। बताइएगा पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप। किसका? पेरिस्कोप। बताइएगा तरिक चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बताइएगा शुष्क सेल का एनोड बना होता है किसका? कार्बन का। किसका बना होता है? कार्बन का। बताइए गिलेना का एक्स है शीशा का। किसका है? शीशा का। किसका? शीशा का। बताइएगा विद्युत अपघटन में अवकरण होता है कहाँ? कैथोड पर। कहाँ होता है? कैथोड पर। कहाँ होता है? बताइएगा स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुम्बक किस दिशा को इंगित करता है? उत्तर दक्षिण को। किस दिशा को? उत्तर दक्षिण को। किसको? उत्तर दक्षिण को। बताइएगा अस्थायी चुम्बक बनाया जाता है नरम लोहा को। किसका? नरम लोहा को। बताइएगा अस्थायी चुम्बक बनाया जाता है इस्पात। किसका? इस्पात। किसका बनाया जाता है? इस्पात का। बताइएगा चुम्बक खत्म हो जाता है कब? पिटने और गर्म करने पर चुम्बक क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जैसे नहीं बोलेंगे। बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस। क्या होता है? गॉस। क्या होता है? गॉस। बताइएगा ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। बताइएगा मुक्त रूप से लटकती चुंबकीय सुई का अक्ष और भौगोलिक कक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? 28 डिग्री। कितना? 28 डिग्री। बताइएगा विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। बताइएगा डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। चलिए इसी के साथ आपका 6 सेट साइंस हो गया। अब होगा धमाल मचाएंगे हम लोग। आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बने रहेंगे लुसेंट में ज्योग्राफी के साथ। एकदम एक क्वेश्चन का जो है ना बढ़िया से करेंगे हम डिस्कशन। चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी के साथ। चलिए आप लोग निकलिए ज्योग्राफी। पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी। ए भैया आप एक बहुत कमेंट करते थे वर्ल्ड ज्योग्राफी। सर वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं करवाइएगा, एकदम होता है। आप आजकल कमेंट करना भूल गए हैं, ठीक ना? जल्दी से कमेंट कीजिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले भैया। आइए हाई सब हो गया था, चंद्रमा हो गया था, ब्लू मून ये सब हो गया था, बोना ग्रह ये सब हो गया था ना।
चंद्रमा तो हो ही गया था, बौना ग्रह नहीं हुआ था। हाँ चलिए कोई बात, होना क्या है? जो चल- छोटे जून के दूसरे स्टार्ट की जैसे चलिए, हाँ? हाँ चंद्रमा हो गया। चंद्रमा में तो टिक लग गई। हाँ चंद्रमा हो गया। चलिए बौने ग्रह से निकाल लीजिए आप लोग, निकाल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे होमवर्क रहता है भैया, आप लोग जो है ना निकालिए बौने ग्रह से, ठीक ना। लूसेंट ज्योग्राफी निकालिए बौने ग्रह से, ठीक ना भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं, एकदम धमाल मचाएंगे, बहुत अच्छी तरीक़ा से करेंगे, ठीक ना। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा बुक पे कम ध्यान देना है, मेरे शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक ना, ठीक ना। अब गुस्सा भी जाना है, ठीक ना। हाँ अब प्रिंस जी आप थोड़ा सा जो है ना, हाँ डीएक्टिवेट हो गए हैं, सिम को रिचार्ज करवाइए, फिर एक्टिवेट होइए, ठीक ना। लगाइए 15 साल का बच्चा, वो आपका शरीर बता रहा है 35 साल वाला, फीलिंग दे रहा है, ये अच्छी बातें नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक है और आपके लिए भी हानिकारक है, ठीक ना। चलिए बताइएगा आप लोग, ध्यान से बताइएगा। यम जिसको लोग कहते हैं प्लूटो, क्या कहते हैं? प्लूटो। यम को क्या कहते हैं? प्लूटो। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जब बच्चे होंगे तो पढ़ते होंगे कुल 9 ग्रह है, अभी वर्तमान में 8 ग्रह है। कितने ग्रह है? 8। बस तो आपको जवाब क्या देना पता है? इन बौने ग्रह प्लूटो को कब से बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है, नीचे ना देखना है, इस सख्त निर्देश है मेरा। हाँ 2003 में, 2006 कब? 2006 कब? 2006 कब? 2006, ठीक ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। प्लूटो का नया नाम क्या है? प्लूटो का नया नाम क्या है? जवाब दीजिए। प्लूटो का नया नाम क्या है? हाँ 134 340 क्या है? कोई नहीं जाने हैं? हाँ कैसे बिहार पुलिस निकलिएगा आप लोग? हाँ हाँ पूछ रहे हैं हम, 17 बार पूछ लिए, आप लोगों का जवाब नहीं दिया है। हाँ 43 40 प्लूटो का नया नाम क्या है? 13 43 40 134 340 याद रखिएगा, 134, ठीक ना, 134 हाँ 340 ये नाम है, ठीक ना, नया नाम है। हाँ मारो इसको। बताओ अगला क्वेश्चन बताइए, बताइएगा प्लूटो की खोज किसने किया है? हैं? टामू। किसने किया है? टामू। और कब किया है? 1930। कब किया है? 1930। आगे बढ़िएगा, इसे बौने ग्रह की श्रेणी में क्यों रखा गया अगर पूछ दे, क्योंकि ये इसका पहला रीजन है, इस चंद्रमा से क्या होता है? छोटा। चंद्रमा से क्या होता है? छोटा। आइए अपने वृत्ताकार कक्षा में नहीं घूमता है, ठीक ना। ये दूसरे ग्रह के अपना कक्षा छोड़ के दूसरे ग्रह के कक्षा का चक्कर लगाने लगता है, बात समझे, इसलिए इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया है। बताइएगा सेरस की खोज किसने किया है? पियाजी। किसने किया है? पियाजी। किसने किया है? पियाजी ने, ठीक ना, अच्छा नाम है। बताइएगा, ठीक ना, बताइएगा चेरॉन क्या है? चेरॉन क्या है? एक बौने ग्रह। इस सेरस हो गया, प्लूटो हो गया, चेरॉन हो गया, ये सब बौने ग्रह है, ठीक ना। बताइएगा 2003 UV 313 क्या है? ये भी एक बौने ग्रह है। 2003 UV 313 क्या है? बौने ग्रह है। बताइएगा इसका अन्य नाम क्या है? 2003 UV 313 का अन्य नाम क्या है? ईरिस। ईरिस क्या नाम है? ईरिस। क्या नाम है? ईरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम क्षुद्र ग्रह की ओर। अगला टॉपिक है क्षुद्र ग्रह की ओर। बताइएगा क्षुद्र ग्रह, बताइएगा किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति। किसके बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति। बताइएगा अपनी नंगी आंखों से देखने वाला एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन सा है?
नंगी आंखों से देखने वाला एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन सा है? फोरवेस्टा। कौन सा है? फोरवेस्टा। कौन सा है? फोरवेस्टा। अब आते हैं हम धूमकेतु की ओर। कहाँ आते हैं? धूमकेतु की ओर। बताइएगा धूमकेतु किसे कहते हैं? धूमकेतु किसे कहते हैं? छोटे छोटे पिंडों सौरमंडल में छोटे छोटे अरबों जो ना गैसों का गोला है, बस समझे। सौरमंडल में छोटे छोटे अरबों अखंड असंख्य जो ना गैसों का गोला है, टुकड़ा है, जिसे हम क्या कहते हैं? धूमकेतु या पुच्छल तारा। आप लोग आकाश में अब पुच्छल तारा एक गैसों का पुंज है, ऐसे समझिए। पुच्छल तारा को समझिए कौन चीज़ है? गैसों का पुंज है। आप लोग देखते होंगे आकाश में एकदम एक पूछ के तरह जो है ना टूटता हुआ एक गारा देखते होंगे, टूटता हुआ एकदम तारा देखते होंगे, एकदम पूछ के समान जो है ना देखते होंगे। रीजन है ना, आप कभी छत देखे ही नहीं, छत पर गए ही नहीं। तो छत पर गए हैं दिन में, आप छत पर गए हैं दिन में, रात में नहीं गए हैं। बताइएगा बताइएगा धूमकेतु का हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना होता है? 76 वर्ष। कितना होता है? 76 वर्ष। ठीक ना। यानी कि हेले नामक धूमकेतु कितने साल के बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष के बाद। बताइएगा अब अभी जो है ना अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। कब दिखाई दिया था? अब फिर से जो है ना हेले नामक धूमकेतु कब दिखाई देगा? 2062 में। कब दिखाई देगा? 2062 में। बताइएगा धूमकेतु का पूंछ हमेशा किस ओर होता है? धूमकेतु का पूंछ हमेशा किस ओर होता है? याद रखिएगा सूर्य के विपरीत ओर होता है। किस ओर होता है? सूर्य के विपरीत ओर। किस ओर होता है? सूर्य के विपरीत ओर होता है। बताइएगा अब आते हैं उल्का। अब आते हैं उल्का। उल्का क्या है? आकाश उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाता है। प्रकाश का जो चमकीला हुआ धारी दिखाई देता है वो क्या है? उल्का है। क्या है? उल्का है। चलिए अब आते हैं हम, ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 की ओर। किसमें आते हैं? चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी और उसका सार्वभौमिक संबंध। ठीक ना। आते हैं हम चैप्टर नंबर 3। चलिए बताइएगा परिभ्रमण गति का दूसरा नाम क्या है? परिभ्रमण गति का दूसरा नाम क्या है? घूर्णन गति। क्या है? घूर्णन गति। परिभ्रमण गति का दूसरा नाम क्या है? घूर्णन गति। क्या है? घूर्णन गति। बताइएगा पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है, पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है किसके कारण होता है? हाँ, उसके घूर्णन गति के कारण होता है। अब घूर्णन गति को ही कहते हैं दैनिक गति। घूर्णन गति को ही क्या कहते हैं? दैनिक गति। और एक रीजन है जो कि आगे हम बताएंगे। ठीक ना। दिन और रात का और एक रीजन है। ठीक ना, आगे हम बताएंगे। और बताइएगा पृथ्वी का जो घूर्णन होता है किस दिशा से में होता है? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से होता है पूरब। बताइएगा वार्षिक गति को क्या कहते हैं? वार्षिक गति को क्या कहते हैं हम? परिक्रमण गति। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। वार्षिक गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। बताइएगा और बताइए एक परिक्रमण काल का समय कितना होता है? 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा। परिक्रमण काल कितना होता है? 365 दिन 6 घंटा। ऐसे रियल में होता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। ठीक ना, ये होता है रियल। बताइएगा पृथ्वी जो है ना सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में गति करता है? बताइए। दीर्घवृत्तीय काल। किस कक्षा में? दीर्घवृत्तीय कक्षा में। किस कक्षा में? दीर्घवृत्तीय कक्षा में। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा पृथ्वी की गति क्या होती है? पृथ्वी की गति किस गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक ना। अगला बताइएगा आप लोग। बताइएगा अगला बताइए सूर्य और पृथ्वी के निकटतम दूरी। जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। जब पृथ्वी
पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर। बताइए उपसौर की घटना किस तारीख को होता है? 3 जनवरी। कब होता है? 3 जनवरी। कब होता है? 3 जनवरी को। बताइएगा उपसौर में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना होता है? 14.70 14.70 करोड़ किलोमीटर। बताइएगा अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई। कब होती है? 4 जुलाई। कब होती है? बताइएगा अपसौर में सूर्य और पृथ्वी सबसे दूर होता है। सूर्य और पृथ्वी सबसे दूर होता है। तो अपसौर में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना होता है? हाँ 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर। बताइएगा उपसौर और अपसौर के मिलाने वाली रेखा को कौन सा रेखा कहते हैं? याद रखिएगा अपसाइड लाइन। क्या कहते हैं? एपसाइड लाइन। ठीक ना। ये कहाँ से गुजरता है? सूर्य के केंद्र से। कहाँ से गुजरता है? सूर्य के केंद्र से। अब बताइए एक अंश बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट। एक अंश बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। बताइएगा कुल अक्षांश रेखाओं की कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? याद रखिएगा 181। कुल अक्षांश की संख्या कितना है? कुल अक्षांश वृत्त की संख्या कितना है? 181। कितना है? 181। बताइएगा अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश किसे कहते हैं? बताइएगा कोई जानते हैं? बोलिए तो जानते तो। हाँ, सुन लीजिए ध्यान से। जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री को हम कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक ना। तो विषुवत रेखा से आप उत्तर चले जाइए या दक्षिण जाइए। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दूसरे अक्षांश के बीच कोणीय दूरी को हम कहते हैं अक्षांश वृत्त। क्या कहते हैं? अक्षांश वृत्त। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक ना। तो याद रखिएगा 181 कैसे होता है? 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री उत्तर 90 को होता है अक्षांश वृत्त और 0 डिग्री के दक्षिण 90 को होता है। कुल 90 कितना हो गया? 180। और एक 0 डिग्री जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया? 181। कितना हो गया? 181। लेकिन बोल देगा अक्षांश वृत्त रेखाओं की संख्या कितना है? अक्षांश वृत्त रेखाओं की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा 179। कितना होगा? 179। अक्षांश वृत्त रेखाओं की संख्या, रेखा आ जाएगा तो 179। अब पूछिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 90 डिग्री होता है, जो ध्रुव होता है, वो बिंदु के समान हो जाता है। अब वो क्या होता है? बिंदु के समान। तो वो रेखा नहीं रहता है। तो उत्तरी ध्रुव हो गया और एक दक्षिणी ध्रुव हो गया, तो दूर रेखा क्या हो गया? खत्म। वो एक बिंदु हो जाता है। ठीक ना। 90 डिग्री। बस समझे? इसीलिए हो जाता है 181 में से 2 घट गया तो क्या हो गया? 179। क्या हो गया? 179। बताएं। अच्छा बताइएगा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है? तो याद बताइए 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तर को हम कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तर को कहते हैं कर्क रेखा। बताइएगा मकर रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिण को कहते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण को कहते हैं मकर रेखा। बताइएगा आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं? हाँ 66.5 डिग्री उत्तर को कहते हैं आर्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री उत्तर को कहते हैं आर्कटिक वृत्त। बताइएगा अंटार्कटिक वृत्त किसे कहते हैं? हाँ 66.5 डिग्री दक्षिण को। 66.5 डिग्री दक्षिण को। 66.5 डिग्री दक्षिण को। बताइएगा देशांतर किसे कहते हैं? देशांतर किसे कहते हैं? देखिए याद रखिएगा ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को कहते हैं देशांतर रेखा। बात समझें? ग्रीनविच से किसी स्थान की, ठीक ना, कोणीय दूरी को कहते हैं हम देशांतर रेखा। सुनिएगा अक्षांश रेखा ऐसे होता है और देशांतर रेखा जबकि केंद्र से ऐसे खींचते हैं, इस तरह खींचते हैं। ठीक ना।
अक्षांश रेखाएं इस तरह होता है सुता हुआ, और जबकि देशांतर रेखा खड़ी होती है इस तरह। बात समझे कि ना? हाँ, अब बताइएगा कुल देशांतर रेखा की संख्या कितना होता है? याद रखिएगा, कुल देशांतर रेखा की संख्या कितना होता है? फटाक से जवाब दीजिए, आपको जानते हैं तो। हाँ ठीक है, चलिए बोलिएगा। ये होता है 360। कितना होता है? 360। कितना होता है? 180 होता है पूर्व दिशा और 180 होता है पश्चिम दिशा की ओर। दोनों ओर कितना होता है? 180 होता है। बात समझे? बताइएगा कितना हो गया कुल अक्षांश? कितना, सॉरी, कुल देशांतर रेखा कितना हो गया? हाँ 360। कुल देशांतर रेखा कितना हो गया? बताइएगा। एक दिन में कितने घंटा होता है? 24 घंटा। एक दिन में कितने घंटा होता है? 24 घंटा। 360 में 24 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? कोई जानते हैं? हाँ हाँ कितना होगा? कितना होगा? 15। ठीक ना? अब 15 होगा। ठीक ना? उसको 60 से भाग दीजिए, क्या होगा? 15 चौके 60। 15 चौके 60। तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? बताइए तो, कोई जानते हैं? 4 मिनट। कितना लगता है? 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में कितना लगता है? 4 मिनट। बताइएगा। प्रधान मध्याह्न रेखा के बाईं ओर जाने पे आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा भैया। प्रधान मध्याह्न रेखा के बाईं ओर, किस ओर हम बोले हैं? बाईं ओर जाने पे दिन की अवधि घटेगा या बढ़ेगा? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। नहीं तो ऐसे बताइएगा, आप लोग ऐसे बताइएगा। ग्रीनविच से पूरब की ओर जाने पर बताइएगा। याद रखिएगा, हटाइए ना, याद रखिएगा। दीजिएगा ना, सुनिए, याद रखिएगा, इधर सुनिए ध्यान से। ग्रीनविच से पूरब की ओर जाने पे, ठीक ना, प्रत्येक देशांतर पे 4 मिनट बढ़ेगा। पूरब की ओर जाएंगे तो हम 4 मिनट बढ़ेगा, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर पे 4 मिनट क्या होगा? घटेगा। पूरब की ओर जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ेगा, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर पे 4 मिनट घटेगा। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। पता है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। याद रखेगा। आगे बताइएगा। शून्य अक्षांश तथा शून्य देशांतर रेखा, ठीक ना, कहाँ मिलती है? अटलांटिक महासागर। कहाँ मिलती है? अटलांटिक महासागर। कहाँ मिलती है? अटलांटिक महासागर। बताइएगा। संक्रांति किसे कहते हैं? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को क्या कहते हैं? संक्रांति। इस होगा, किताबों में तो सब कुछ लिखल है। ठीक ना? बताइएगा। कर्क संक्रांति कब होता है? 21 जून को। कर्क संक्रांति कब होता है? 21 जून को। तो अब बताइएगा, कर्क संक्रांति में जो है ना, याद रखिएगा, कर्क संक्रांति में सूर्य की किरण जो है ना, कर्क रेखा पर क्या होता है? लंबवत होता है। ठीक ना? आज जिस दिन जहाँ भी सूर्य किरण लंबवत होगा वहाँ दिन क्या होगा? बड़ा, और रातें क्या होगा? छोटा। दिन बड़ा होगा और रातें क्या होगा? छोटी होगी। तो ये घटना किस गोलार्ध में होती है? कर्क संक्रांति जो किस गोलार्ध में होती है? हाँ, उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में होती है? उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। बताइएगा। मकर संक्रांति जो है ना, मकर संक्रांति कब होता है? 22 दिसंबर। और अगला क्वेश्चन बताइएगा। मकर संक्रांति की घटना किस गोलार्ध में होती है? दक्षिणी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में होती है? दक्षिणी गोलार्ध में होती है। बताइएगा। मकर संक्रांति में सूर्य की किरण कहाँ लंबवत होती है?
मकर संक्रांति में कहाँ होती है? मकर रेखा पर। कहाँ होती है? मकर रेखा पर। कहाँ होती है? मकर रेखा पर। बताइएगा विषुव 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 की घटना में क्या होती है? विषुव की घटना क्या होती है बताइए? विषुव क्या होती है? हाँ, जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत होती है तो उसको क्या कहते हैं? विषुव। जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत होती है उससे क्या कहते हैं? सूर्य की किरण जब कर्क रेखा पर लंबवत होता है उसे क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। जब सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत होती है तो मकर संक्रांति। जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत होती है तो विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। बताइएगा विषुव की घटना कब होता है? कब होता है? किस तारीख को होता है? हम 23 दिसंबर और 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च कब होता है? 23 सितंबर और 21 मार्च। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सूर्य की किरण जो है ना विषुवत रेखा पर 0 डिग्री पर, सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर 0 डिग्री पर 21 जून को लंबवत होता है। कब होता है? 21 जून को लंबवत। इसीलिए हम लोग योगा दिवस 21 जून को मनाते हैं। इसी के उपलक्ष्य में योगा दिवस जो हम लोग मनाते हैं पूरा पृथ्वी पर, ठीक ना, इस दिन और रात क्या होती है? समान होती है 21 जून को। अब 21 जून के बाद सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाता है। किधर? सूर्य की उत्तरायण होता है, यानी सूर्य जो शिफ्ट होने लगता है किधर? उत्तर की ओर। सूर्य शिफ्ट होने लगता है किस दिशा में? उत्तर की ओर। सूर्य जो शिफ्ट होने लगता है किस दिशा में? उत्तर की ओर। बात समझे? ठीक ना, सूर्य शिफ्ट होने लगता है किधर? उत्तर की ओर। अब इसलिए जो 21 जून के बाद सूर्य क्या होने लगता है? बड़ा। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य क्या होने लगेगा? बड़ा। उत्तरी गोलार्ध में इसके बाद सूर्य क्या होने लगेगा? बड़ा। ये घटना कब तक चलते रहेगा? 23 सितंबर। कब तक? 23 सितंबर। तो 23 सितंबर के बाद सूर्य जो है फिर वापस देखिए 21 सॉरी, एक गलती मिस्टेक हो गया हमसे बोलने में, एक मिस्टेक हो गया। 21 मार्च को होता है, सॉरी 21 जून को जो है ना, सॉरी 21 बोलने में मिस्टेक हो गया। 21 जून को जो है ना उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, इसलिए हम लोग मनाते हैं योगा दिवस उत्तरी गोलार्ध में, ना कि जो है ना क्या कहते हैं विषुवत रेखा पर। बात समझे? विषुवत रेखा पर होता है 21 मार्च को। विषुवत रेखा पर कब होता है? 21 मार्च। विषुवत रेखा पर कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। विषुवत रेखा पे दिन और रात बराबर कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। अब यहाँ समझ लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, सॉरी। तो 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण क्या है? लंबवत। 21 मार्च को लंबवत है, ठीक ना। अब 21 मार्च के बाद जो है ना सूर्य की किरण धीरे धीरे उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध में शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। किधर? उत्तरी गोलार्ध में। अब इसमें 3 महीना जोड़ दीजिए। अब कहाँ हो गया? 21 मार्च में 3 महीना जोड़िए। हाँ, 21 जून क्या हो गया? 21 जून। तो 21 जून को 0 डिग्री पर था। रेखा कहाँ था? मार्च में कहाँ था? मार्च में सूर्य की किरण कहाँ था? विषुवत रेखा पे 0 डिग्री पे। और 3 महीना के बाद वो कहाँ पहुँच गया? कर्क रेखा पर। कहाँ पहुँचेगा? कर्क रेखा पर। यानी कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरण क्या होती है? लंबवत। कर्क रेखा पे किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अब इसीलिए इस दिन से क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में कौन सा दिन होता है? बड़ा दिन। बात समझे? फिर 3 महीना जोड़िए इसमें, हाँ, सितंबर। तो फिर से अब कर्क रेखा, सूर्य किरण जो शिफ्ट होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। बात समझे? तो 21 मार्च से गया, 3 महीना में कहाँ गया? कर्क रेखा पर। फिर कर्क रेखा से घूम के आ गया फिर कहाँ? विषुवत रेखा पे। 3 महीना में जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर। 23 सितंबर को फिर कहाँ आ गया? कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर। बात समझे? इसीलिए लिखा जाता है विषुवत रेखा पर 21 मार्च 23 सितंबर। बात समझ में आ गया ना? बात समझे? 21 मार्च 23 सितंबर। बात समझे? फिर 23 सितंबर के बाद फिर कहाँ चले जाएगा सूर्य? दक्षिणी गोलार्ध में। 23 सितंबर के बाद सूर्य कहाँ चले जाएगा? अब 23 सितंबर के बाद सूर्य कहाँ जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में। अब 23 सितंबर के बाद जो है ना अब उत्तरी गोलार्ध में रात छोटी होने लगेगी और दक्षिणी गोलार्ध में रात क्या हो जाए, मतलब सॉरी नहीं हम सही ही बोल रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में रात छोटी होगा, ठीक ना। उत्तरी गोलार्ध में जो है ना, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होने लगा। दक्षिणी गोलार्ध में दिन का होगा? बड़ा। दक्षिणी गोलार्ध का दिन क्या होगा? बड़ा, और रात क्या होगा? छोटी। जहाँ दिन बड़ा होगा रात क्या होगा? छोटी। अब जो है सूर्य शिफ्ट हो गया कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में।
सूर्य शिफ्ट हो गया है दक्षिणी गोलार्ध में। इसीलिए देखिएगा सितंबर के बाद धीरे धीरे जो है ना यहाँ ठंड का मौसम आने लगता है उत्तरी गोलार्ध में, कि हम लोग हैं कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। बात समझे हम, कि सूर्य की किरण कहाँ चले गया है, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक ना। फिर देखिए सितंबर में गया, सितंबर से 3 महीना जोड़िए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हाँ दिसंबर हो गया, क्या हो गया, दिसंबर हो गया। तो देखिएगा एक दिसंबर का महीना होगा, आप लोग का पढ़िए, देखिए दिसंबर कहीं दिया होगा, 22 दिसंबर दिया हुआ है ना। तो 22 दिसंबर कहाँ चले गया, मकर रेखा पर, सूर्य कहाँ चला गया, मकर रेखा पर। इसीलिए 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरण क्या होती है, लंबवत। तो इसलिए 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ होगा, बड़ा दिन होगा। बस समझे। अब फिर 22 दिसंबर कहाँ हो गया, मकर रेखा, फिर 3 महीना जोड़िए, मार्च, फिर मकर रेखा से कहाँ जाएगा, विषुवत रेखा पर। यानी सूर्य की किरण जो ना हर 3 महीना पे एक याद रखिएगा तो सब निकल जाएगा। 21 मार्च 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर को कहाँ 0 डिग्री पे है, और 3 महीना पे चल जाएगा कर्क रेखा पर, फिर 3 महीना से आ जाएगा विषुवत रेखा पर, फिर आगे 3 महीना चल जाएगा मकर रेखा पर, फिर 3 महीना के बाद आ जाएगा विषुवत रेखा। बस समझे, 3 महीना का शिफ्टिंग चलता है। इसीलिए 4 डेट आता है, 21 मार्च 23 सितंबर, फिर दिसंबर आ जाएगा और जून आ जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। बताइएगा दिन और दिन रात का बड़ा छोटा होना किस कारण होता है, दिन रात का बड़ा छोटा होना किसके कारण होता है। हाँ, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री से झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। कितने डिग्री, 23.5 डिग्री। अब मंगल ग्रह अपने अक्ष पे कितने डिग्री से झुका हुआ है, 25 डिग्री। कितने डिग्री, 25 डिग्री, ठीक ना। बताइएगा सूर्य ग्रहण की घटना बताइए, सूर्य ग्रहण की घटना में हाँ बताइए क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आता है, चंद्रमा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या होता है, चंद्रमा। बताइएगा सूर्य ग्रहण की घटना जो है ना कब होता है, बताइए सूर्य ग्रहण की घटना कब होता है। याद रखिएगा सूर्य ग्रहण की घटना जो होती है अमावस्या के दिन होता है। कब होता है, अमावस्या के दिन। बताइए चंद्र ग्रहण की घटना की स्थिति बताइए। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आती है, पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या होती है, पृथ्वी। बताइएगा चंद्र ग्रहण की घटना किस दिन को होती है, पूर्णिमा में। कब होती है, पूर्णिमा में। बताइएगा एक वर्ष में अधिकतम कितना चंद्र ग्रहण हो सकता है, एक वर्ष में अधिकतम कितना चंद्र ग्रहण हो सकता है, 3 बार। कितने बार हो सकता है, 3 बार। कितने बार होता है, 3 बार होता है। बताइएगा प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है। याद रखिएगा क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी अपने पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है। चंद्रमा का पथ और पृथ्वी के पथ में कितने डिग्री का अंतर होता है, 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा जो है ना कभी कभी पृथ्वी के ऊपर तो कभी पृथ्वी के नीचे। चंद्रमा की स्थिति कभी कभी पृथ्वी के ऊपर हो जाता है तो कभी कभी पृथ्वी के नीचे हो जाता है। इसीलिए छाया नहीं बन पाता है। बात समझे, इसलिए छाया नहीं बन पाएगा। बात समझे, पृथ्वी के सामने आएगा तब ना छाया बनेगा। किसी का दर्पण, कोई भी दर्पण कब दिखाई देगा, जब उसके सामने रहेगा तब ना। बात समझे। तो कभी कभी क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर हो जाता है, कभी कभी पृथ्वी के नीचे। क्यों होता है, क्योंकि दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, 5 डिग्री। दोनों के पथ में कितने डिग्री का अंतर है, 5 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है, 5 डिग्री का अंतर है। बताइएगा आगे बताइएगा ग्रीनविच को मानक समय रेखा कब घोषित किया गया था। याद रखिएगा आप लोग 22 अक्टूबर 1884। कब, 22 अक्टूबर 1884 कब घोषित किया गया था, 22 अक्टूबर 1884। ये वाशिंगटन डीसी में, कब, वाशिंगटन डीसी में लंदन के पूर्व। ये ग्रीनविच कहाँ है, लंदन के पूर्व में। ग्रीनविच कहाँ है, लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर को प्रधान मध्याह्न माना गया था। जिसको क्या माना गया, प्रधान मध्याह्न, और इसे ग्रीनविच मध्याह्न नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, प्रधान मध्याह्न बोलेगा या ग्रीनविच बोलेगा तो एक ही है। बात समझे। इसको क्या माना जाता है, 0 डिग्री। 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 तो 0 डिग्री को क्या कहते हैं, ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा। ग्रीनविच को क्या कहते हैं, 0 डिग्री
0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच को क्या बोलेंगे? 0 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 0 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच वेधशाला से। कहाँ गुजरती है? ग्रीनविच वेधशाला। ये ग्रीनविच वेधशाला कहाँ है? लंदन में। कहाँ है ग्रीनविच वेधशाला? लंदन में, ठीक ना। कब इसको ग्रीनविच वेधशाला घोषित किया गया? 22 अक्टूबर 1884, 22 अक्टूबर 1884। ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ हुआ था? वाशिंगटन डीसी में। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय, देखिए वहाँ क्या बोले हैं, ये क्या है और समझिए यहाँ 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर से किसका निर्धारण होगा? समय का। किसका निर्धारण होगा? देशांतर रेखा से 0 डिग्री देशांतर से किसका निर्धारण होगा? समय का। किसका निर्धारण होगा? समय का। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। बात समझे? आगे बताइएगा, अलास्का, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। साइबेरिया को बचाने और अलास्का को अलग से करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को किस डिग्री पर मोड़ा गया है? तो याद रखिएगा 75 डिग्री। कहाँ मोड़ा गया है? 75 डिग्री। साइबेरिया और अलास्का को अलग करने के लिए 75 डिग्री पे मोड़ा गया है। किसको? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। इसी को बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। इसी को क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो ना किस किस सागर से गुजरती है? किस किस सागर से गुजरती है? हाँ, याद रखिएगा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट, प्रशांत महासागर। आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर। आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होके गुजरती है। कहाँ से गुजरती है बताइए? और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कब घोषणा हुआ? 1884। कब हुआ? 1884। कब हुआ? 1884। बताइएगा भारत का जो है ना, भारत का जो समय है, ठीक ना, भारत का समय कितना है? 82.5 डिग्री। भारत का जो समय है 82.5 डिग्री। आप लोग नहीं जानते हैं? 5 राज्यों से गुजरता है। अब समझिए यहाँ से 7.5 डिग्री के गुणांक में रखा गया है। और सब देश का जो मानक समय रेखा है और दूसरे देश का कितने डिग्री के गुणांक में रखा गया है? 7.5 डिग्री के गुणांक में। कितने डिग्री के गुणांक में? 7.5 डिग्री के गुणांक में। नहीं तो आप देखिएगा 7.5 डिग्री का मल्टीप्लाई करते कीजिएगा ना तो 82.5 डिग्री होगा। भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री। अब बताइएगा भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी से। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से, ठीक ना। हाँ, अब नाम आने लगा है मिर्ज़ापुर, ठीक ना। अब नाम आने लगा है मिर्ज़ापुर, ठीक ना। बताइएगा यूएसए में कितना समय जोन है? यूएसए में कितना समय जोन है? 7 समय जोन है। यूएसए में कितना समय जोन है? 7। यूएसए में कितना समय जोन है? 7। और रूस में कितना समय जोन है? 11। रूस में कितना समय जोन है? 11। ऑस्ट्रेलिया में कितना समय जोन है? 3। ऑस्ट्रेलिया में कितना समय जोन है? 3। ऑस्ट्रेलिया में कितना समय जोन है? 3। चलिए अब निकालिए इंडियन ज्योग्राफी निकालिए। इंडियन ज्योग्राफी निकालिए। इंडियन ज्योग्राफी निकालिए। जी आप लोग चलिए निकालिए।
अब होगा भारत का, इंडियन ज्योग्राफी में होगा भारत का भौतिक स्वरूप। क्या होगा? भारत का भौतिक स्वरूप। ये कहाँ से होगा? निकाल लीजिए आप लोग। ये हुआ था आपका कहाँ तक? शिवालिक तक हो गया था, ठीक ना। अरावली भी हो गया था, अरावली भी हो गया था। हमको याद है हो गया था अरावली। हम गुरु शिखर बताए थे अच्छी तरह। माउंट आबू की चोटी पर है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है ये बताए थे। हाँ शॉर्टकट क्या, इसमें जो क्वेश्चन है बताए थे। माउंट आबू पर्वत, हमको एक ही बात याद है इसका, ठीक ना। ठीक नहीं लगाए होंगे, आगे पीछे हो गए, लास्ट वहाँ वो हाँ। शिवालिक हो गया था। जानते हैं? शिवालिक तो हो गए क्या? नहीं, इसका जो है ना अरावली का हम कहानी भी बताए थे। राजस्थान में जो ना जैन मंदिर है, ठीक ना। हम बता देंगे, फिर से बता देते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अरावली स्टार्ट कीजिए। हम देखिए अभी जो होगा ना क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगा, ठीक ना। तो आप क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दीजिएगा। बताइएगा अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? राजस्थान में। किस राज्य में है? राजस्थान में। बताइएगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है ना, अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? क्या है? गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है। बताइएगा गुरु शिखर जो है ना, गुरु शिखर जो चोटी है किस पर्वत पे है? माउंट आबू पर। अब माउंट आबू जो है ना किस पर्वत का हिस्सा है? अरावली का। किसका हिस्सा है? अरावली का। बताइएगा अरावली की ऊंचाई कितना है? 1722। कितना है? 1722 मीटर। कितना है? 1722। बताइएगा माही नदी कहाँ से निकलती है? अरावली के पश्चिम से। कहाँ से निकलती है? अरावली की पश्चिम से। अरावली के पश्चिम से। और लूनी नदी अरावली के पश्चिमी भाग से। अरावली के पश्चिमी से दो नदी निकलती है, पश्चिमी भाग से माही और लूनी। पश्चिमी भाग से माही और लूनी नदी निकलती है, ठीक ना। बताइएगा अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? मनास। कौन सा नदी निकलती है? मनास। कौन सी नदी निकलती है? मनास। अरावली के पश्चिम की ओर से कौन सा निकलता है? माही और लूनी। पश्चिम की ओर से माही और लूनी। अब पूरब की ओर से बनास। आगे बढ़िएगा मालवा का पठार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। कहाँ है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। आगे बताइएगा छत्तीसगढ़ भी दिया है। छत्तीसगढ़ का भी कुछ भाग देखिए, ये एक पठार है, समझ ध्यान से समझिए। प्लेटू है, तो प्लेटू है ना, तो हाँ तो प्लेटू है, तो उसका जो है ना कुछ भाग जो है ना हो सके छत्तीसगढ़ का भी कुछ हिस्सा हो, ठीक ना। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और ये सब क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछता है, नहीं ऐसे। मालवा का पठार जो है ना उसका सबसे अधिक भाग जो है ना मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार जो जाना जाता है मध्य प्रदेश में। बताइएगा हाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हल्का सा छत्तीसगढ़ रख लीजिए ना। बताइएगा मालवा का पठार जो है ना किस चट्टान का बना हुआ है? कोई जानते हैं? ज्वालामुखी चट्टान। कौन सा चट्टान? ज्वालामुखी। चलिए आप लोग बुक बंद कर दीजिए, तो सबसे पहले बुक बंद कीजिए, बुक बंद कीजिए, सब बुक बंद कीजिए, सब कोई बुक बंद कीजिए, सब बुक बंद कीजिए। ऐसे हरी जो रंगाई हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। हाँ बताइएगा चम्बल और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? मालवा के पठार से। कहाँ से निकलती है? मालवा के पठार से। कहाँ से निकलती है? मालवा के पठार से। बताइएगा आगे बढ़िएगा विंध्याचल का पठार किन किन राज्यों में स्थित है? विंध्याचल का पठार किन किन राज्यों में स्थित है? तो ये है झारखंड, यूपी और राजस्थान। झारखंड, यूपी, राजस्थान, ठीक ना। झारखंड, यूपी, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन पूछ देगा मालवा का पठार जो है किस चट्टान का बना हुआ है? ज्वालामुखी। कौन सा है? ज्वालामुखी। लेकिन यही बोल देगा विंध्याचल का पठार किस चट्टान का बना है? तो परतदार। कौन सा है? परतदार। तो यही हम एक क्वेश्चन पूछ देंगे परतदार चट्टान जो है ना, परतदार जो चट्टान होता है वो किस प्रकार का चट्टान होता है? अवसादी होता है। कौन सा होता है? अवसादी। यही क्वेश्चन को हम आप लोग बुक नहीं बंद करवाते तो सुनबे नहीं करते, कान से गया और उधर से बाहर चल गया, ठीक ना। कौन सा चट्टान? कुछ नहीं सुन रहे हैं।
हाँ तो निकालिए बुक, चलिए ठीक है निकालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा वो कौन सा पर्वतमाला है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है? वो कौन सा पर्वतमाला है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है? तो विंध्याचल। कौन सा है? विंध्याचल। कौन सा है? विंध्याचल। बताइएगा अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक जो है ना किसकी सबसे ऊंची चोटी है? बताइएगा। मेघालय का। किसका है? मेघालय का। किसका है? मेघालय का। बताइएगा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। बताइएगा महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के दक्षिण से। और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, नर्मदा नदी अमरकंटक के पश्चिम से। कहाँ से? पश्चिम से। कहाँ से? पश्चिम से। बताइएगा भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार। किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार। बताइएगा सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है सतपुड़ा की पहाड़ी? मध्य प्रदेश में। बताइएगा सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? धूपगढ़ी। कौन सा है? धूपगढ़ी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? धूपगढ़ी। कौन सा है? धूपगढ़ी। बताइएगा महादेव पर्वत जो है ना, महादेव पर्वत किस पहाड़ी पर स्थित है? तो याद रखिएगा सतपुड़ा की पहाड़ी पे। कहाँ है? सतपुड़ा की पहाड़ी पे, ठीक ना। और बताइएगा धूपगढ़ी जो है ना, धूपगढ़ी जो है ना किस पर्वत पर स्थित है? महादेव पर्वत पर। किस पे स्थित है? महादेव। देखिए सतपुड़ा पहाड़ी का ही हिस्सा है महादेव पर्वत, और उसी पर सबसे ऊंची चोटी स्थित है कौन? धूपगढ़ी। बात समझे कि नहीं? बताइएगा ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतपुड़ा की पहाड़ी से। कहाँ से होता है? सतपुड़ा की पहाड़ी से। कहाँ से होता है? सतपुड़ा की पहाड़ी से। बताइएगा आप लोग पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर्वतमाला की लंबाई कितना है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला की लंबाई कितना है? याद रखिएगा 1600 किलोमीटर। कितना है? 1600 किलोमीटर। बताइएगा पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो है कहाँ से कहाँ तक है? याद रखिएगा ताप्ती से, ताप्ती नदी से लेके कन्याकुमारी तक। ताप्ती नदी से लेके कन्याकुमारी तक। ताप्ती नदी से लेके कहाँ तक फैला है? कन्याकुमारी तक। बताइएगा आगे बताइएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, सॉरी पश्चिमी घाट को दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। बताइएगा सह्याद्री को दो भागों में, सह्याद्री को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है? 16 डिग्री। सह्याद्री को दो भाग, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। बताइएगा उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसूबाई। कौन सी है? कालसूबाई। और बताइएगा दक्षिणी 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 सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिए कुद्रेमुख। कौन सा है? कुद्रेमुख। कौन सी है? कुद्रेमुख। बताइएगा महाबलेश्वर की जो चोटी है, महाबलेश्वर की जो चोटी है किस सह्याद्री पर स्थित है? तो याद रखिए उत्तरी सह्याद्री। कौन सा? उत्तरी सह्याद्री। कौन सा? उत्तरी सह्याद्री। बताइएगा विल्सन पॉइंट जो है ना, विल्सन पॉइंट जो है ना किस पर्वतमाला का हिस्सा है? किसका है? किस पर्वतमाला का हिस्सा है? हम बोलें किस पर्वतमाला का हिस्सा है? उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री किसका? उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री किसका? उत्तरी सह्याद्री। और उत्तरी सह्याद्री पे ही स्थित है कौन? महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी है विल्सन पॉइंट। महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी है विल्सन पॉइंट। महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी है विल्सन पॉइंट। आगे बताइएगा थार घाट दर्रा, थार घाट पास जो है ना किसको किसको जोड़ता है? थार घाट, थार घाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है? नासिक और मुंबई। किसको? नासिक और मुंबई। थार घाट जो है जोड़ता है किसको? नासिक और मुंबई। भोर घाट किसको किसको? मुंबई और पुणे। भोर घाट मुंबई और पुणे। भोर घाट मुंबई और पुणे। बताइएगा पाल घाट, पाल घाट, पाल घाट किसको जोड़ता है? कोयम्बटूर से कोचिंग। कोयम्बटूर से कोचिंग। कोयम्बटूर से कोचिंग। और बताइएगा सेनकोट्टा, सेनकोट्टा किसको किसको जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै। तिरुवनंतपुरम और मदुरै। तिरुवनंतपुरम और मदुरै। चलिए आगे बताइएगा आप लोग। बताइएगा दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और एक क्वेश्चन इंटरेस्टेड है, बताइएगा दक्कन का पठार जो है किस चट्टान का बना हुआ है? बेसाल्ट चट्टान का। किसका बना हुआ है? बेसाल्ट का। किसका बना हुआ है? बेसाल्ट का। बताइएगा ये जो दक्कन का पठार है किस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है?
काली मिट्टी के लिए। किस मिट्टी के लिए? काली मिट्टी के। बताइएगा धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। बताइएगा बाबा बुदीन की पहाड़ी जो है किस राज्य में है? कर्नाटक में। कहाँ है? कहाँ है? कर्नाटक में। बाबा बुदीन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। अब बताइएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। बताइएगा नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। बताइएगा नीलगिरी पर्वतमाला किस प्रकार का पर्वत श्रृंखला है? ब्लॉक पर्वत। कौन सा है? ब्लॉक पर्वत। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत। कैसा है? ब्लॉक पर्वत। बताइएगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। बताइएगा दक्षिण जो कि ये जो डोडा बेटा है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। और किस पर्वतमाला पे है? नीलगिरी पे। किस पे है? नीलगिरी पर। किस पे है? नीलगिरी पे। बताइएगा आगे बताइएगा पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलती है? किस पर्वत श्रृंखला पे मिलती है? याद रखिएगा नीलगिरी पर्वतमाला पे। कहाँ मिलती है? नीलगिरी पर्वतमाला पे। और नीलगिरी पर्वतमाला के पालघाट गेप पर। कहाँ? नीलगिरी पर्वतमाला के पालघाट गेप पे मिलती है। समझे? बताइएगा कार्डम की पहाड़ियाँ, कार्डम की पहाड़ियाँ, कार्डम की पहाड़ियाँ किस पर्वतमाला का एक हिस्सा है? नीलगिरी का ही पूर्वी विस्तार है। नीलगिरी का ही पूर्वी विस्तार है। बताइएगा अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी बताइएगा कि सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अनेमुदी। यही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितना है? 2696 मीटर। 2696 मीटर। अनेमुद्री सुनिए याद रखिएगा अनेमुद्री पर 3 पहाड़ियाँ मिलती है। अनेमुद्री पर 3 पहाड़ियाँ मिलती है। इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी और पालनी। अनेमुद्री पर पास 3 पहाड़ी का मिलन है। कौन कौन? इलायची, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और पालनी। ठीक ना? इलायची, अन्नामलाई की पहाड़ी और पालनी। ठीक ना? आगे बताइएगा आप लोग कोरोमंडल, कोरोमंडल तट जो है ना कहाँ से कहाँ तक के तट को कहते हैं? कोरोमंडल का तट कृष्णा से गोदावरी, कृष्णा से गोदावरी के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल का तट। कृष्णा से कृष्णा से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कृष्णा, कन्याकुमारी से कृष्णा को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। ठीक ना? और कृष्णा से गोदावरी, कृष्णा से गोदावरी को कहते हैं गोलकुंडा। ठीक ना? कृष्णा से गोदावरी को क्या कहते हैं? गोलकुंडा। कृष्णा से गोदावरी को क्या कहते हैं? गोलकुंडा। और क्या कहते हैं? गोदावरी से लेके उत्तरी सरकार, गोदावरी से लेके उत्तरी सरकार को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। कृष्ण कन्याकुमारी से कृष्णा, कन्याकुमारी से कृष्णा के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। और कृष्णा से गोदावरी, कृष्णा से गोदावरी को कहते हैं गोलकुंडा। और गोदावरी से लेके उत्तरी सरकार को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। आगे बताइएगा पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। पारादीप कहाँ है? बंदरगाह। पारादीप क्या है? बंदरगाह। कहाँ है? उड़ीसा में। बताइएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। बताइएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ना किस पहाड़ी के पीछे स्थित है? तो याद रखिएगा डॉल्फिन गेज। कौन सा? डॉल्फिन नोज पहाड़ी। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस पहाड़ी के पीछे है? डॉल्फिन नोज पहाड़ी। किसके? डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे। बताइएगा चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक ना? बताइएगा पुलिकट, पुलिकट, पुलिकट झील कहाँ है? चेन्नई में। पुलिकट झील कहाँ है? चेन्नई में। पुलिकट झील कहाँ है? चेन्नई में। बताइएगा गुजरात से लेके गोवा के तट को क्या कहते हैं? कोंकण। गुजरात से लेके गोवा के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट। गुजरात से लेके गोवा के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट। और गोवा से कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं? गोवा से कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? केनरा तट। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को क्या कहते हैं? केनरा तट।
अब बताइएगा मंगरूर से कन्याकुमारी को, मंगरूर से कन्याकुमारी तक के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। क्या कहते हैं? मालाबार तट। क्या कहते हैं? मालाबार तट। बताइएगा कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात। कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। बताइएगा नौहावा सोवा बंदरगाह कहाँ है? नौहावा सोवा बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में। बताइएगा मुंबई किस द्वीप पे स्थित है? याद रखिएगा सॉल्सेट द्वीप पे। किस द्वीप पे है? सॉल्सेट द्वीप पे। किस द्वीप पे है? सॉल्सेट द्वीप पे। किस द्वीप पे है? सॉल्सेट द्वीप पे है। आगे बताइएगा नेहरू ट्रॉफी जो है ना, नेहरू ट्रॉफी किस राज्य में होती है? केरल में। कहाँ होती है? केरल में। कहाँ होती है? केरल में। नौका दौड़ का आयोजन होता है। नौका दौड़ का आयोजन होता है। चलिए कल होगा भारत के 2 प्रमुख द्वीप, मतलब अगले नेक्स्ट क्लास में। चलिए अभी ही होमवर्क ले लीजिए। तो सबसे पहले कल कौन सा दिन है? हाँ बुधवार। कौन सा सब्जेक्ट है? पॉलिटी। हाँ चलिए बायोलॉजी होना चाहिए। बायोलॉजी है, बायोलॉजी। पॉलिटी इकोनॉमिक्स। हाँ हाँ पहले होमवर्क ले लीजिए। कल का होमवर्क है भैया, देख लीजिएगा आप लोग। कहाँ तक हुआ था? हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, अनुसूची भी हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक ना? ये होगा ठीक। चलिए आप लोग करके आइएगा कल, मतलब यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। होमवर्क है 7 कर लीजिएगा। आप लोग कर लीजिएगा पूरा चैप्टर नंबर, कल का होमवर्क है पॉलिटी में चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 मौलिक अधिकार तक पढ़ के आना है पूरा। मौलिक अधिकार तक पूरा पढ़ के आएगा। हम कल छोड़ेंगे क्लास नीति निर्देशक से पहले, पूरा क्लास छोड़ेंगे। हाँ पूरा पढ़ के आइएगा, जो भी है पूरा पढ़ के आइएगा। मौलिक अधिकार पूरा कंप्लीट हम करेंगे तब छुट्टी होगा। पूरा मौलिक अधिकार ख़त्म होगा तब छुट्टी होगा। हाँ आप पढ़ के आइएगा सब, ठीक ना? हाँ पूरा मौलिक अधिकार पढ़ के आइएगा। हाँ फोटो साइंस का फ़ोटो खींचो। चलो बंद करो।